मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहा हूं उनके नाम सबसे पहले आप जान लीजिए। बच्चों, अभी मैं तुरंत आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है बान-ठॉप का तन विलयन सिद्धांत। इसके बाद बायल बान-ठॉप नियम, फिर चार्ल्स बान-ठॉप नियम और सबसे लास्ट में आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है तन विलयनों के लिए बान-ठॉप समीकरण। इसको बच्चों जनरली हम केवल विलयन समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इस समीकरण से बच्चों बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में विलयन समीकरण से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जरूर जाता है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ इन सबको समझने के लिए और इनका प्यारा सा नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और पहली हेडिंग बच्चों डालो वन हाफ का तन विलयन सिद्धांत। वान-ठॉप का तन विलयन सिद्धांत। बच्चों, वान-ठॉप साइंटिस्ट हैं और इनके नेम की जो स्पेलिंग है वो बड़ी स्टाइल से लिखी जाती है। देखो बच्चों, इसमें बी स्मॉल रहता है, फिर ए, फिर एन, फिर एपोस्ट्रोफी बना के टी लिखते हैं वान। इसके बाद एच बच्चों कैपिटल रहता है, फिर ओ, फिर डबल एफ। ये बच्चों हो गया वान-ठॉप। वान-ठॉप्स थ्योरी ऑफ कौन सा विलयन है बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। वान-ठॉप का तन विलयन सिद्धांत। अब बच्चों, वान-ठॉप ने तन विलयनों के लिए एक सिद्धांत दिया था जो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तन विलयन बच्चों आप जानते होंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अल्प मात्रा विलायक की बहुत अधिक मात्रा में घुली होती है उसको हम तन विलयन कहते हैं। बच्चों, वान-ठॉप ने अब हाँ बच्चों, विलयन के बारे में फिर बार बार मैं आपको विलयन की याद दिलाता रहता हूं, वो बच्चों इसलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप विलयन को जाने। बिना विलयन के जाने इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों, विलयन में क्या होता है? विलयन में जो विलायक होता है, विलायक में जैसे ये विलायक है, सबसे सिंपल विलयन ले लेते हैं बच्चों चीनी। तो चीनी में क्या होता है? वाटर होता है और इसमें विलय के रूप में शुगर को इसमें घोला जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या है? सोलूट है, विलय है और वाटर है आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक। अब देखिए, वान-ठॉप ने ये बताया था कि अगर विलयन आपका तनु है, डाइल्यूट है, यानी कि उसमें विलय की अल्प मात्रा विलायक की बहुत अधिक मात्रा में घुली है, तो ऐसी कंडीशन में विलय के जो अणु होते हैं बच्चों वो वही कार्य करते हैं जिस तरह से गैस में गैस के अणु कार्य करते हैं। जो गैस होती है, मान लो ये एक बर्तन है, इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस में बच्चों क्या होते हैं? अणु होते हैं। गैस के अणु जो होते हैं वो बच्चों दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से गैस में गैस के अणु होते हैं और गैस के अणु गैस में जिस तरह से बच्चों कार्य करते हैं, वान-ठॉप ने ये बताया ठीक इसी तरह से विलयन में विलय के जो अणु होते हैं वो कार्य करते हैं। यानी कि एक तन विलयन में विलय के अणुओं का वही कार्य होता है जो एक गैस में गैस के अणुओं का कार्य होता है। कुल मिलाकर हम यहाँ इस चीज को इस तरह से समझें कि विलय अणु किसके समकक्ष हैं? गैस अणु के। विलय अणु समकक्ष हैं गैस अणु के और जो विलयन है वो समकक्ष है किसके? गैस के। ठीक, तो आपको जब गैस पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि गैस के अणु दाब डालते हैं कहाँ? बर्तन की दीवारों पर।
जिसे क्या कहते हैं, गैस का दाब P कहते हैं, गैस का दाब P कहते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जो विलयन है उसमें एक अणुशंक गुणधर्म जो अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझाया है, उसका नाम क्या था बच्चों, परासरण दाब, परासरण दाब। तो जिस तरह से गैस में गैस के अणुओं का दाब P होता है, ठीक उसी तरह से विलयन में एक दाब होता है जिसका नाम है परासरण दाब। तो वान ठाप ने ये बताया था कि जो विलयन का जो परासरण दाब होता है वो गैस के दाब P के समरूप होता है, P के समरूप होता है। तो बच्चों इन्होंने तन विलयन की सिमिलरिटी गैस से कराई, तन विलयन की सिमिलरिटी किससे करा दी, गैस से करा दी। तो बच्चों अब इन सब बातों को जब हम एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो वान ठाप का तन विलयन सिद्धांत जिस तरह से आता है आपके सामने उसको आप देख लीजिए। वान ठाप का तन विलयन सिद्धांत ये कहता है कि एक तन विलयन में, एक तन विलयन में, तन विलयन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपको तन विलयन को लेना ही पड़ेगा, केवल विलयन कहने से काम नहीं चलेगा। एक तन विलयन में विलय के अणु वही कार्य करते हैं जो एक गैस में गैस के अणु करते हैं, यानी कि विलयन का जो परासरण दाब होता है वो गैस के दाब के अनुरूप होता है, यानी कि समरूप होता है। तो इस बात को बच्चों मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं, तो बच्चों इसे मैं हटाता हूं और तन विलयन सिद्धांत को राइट डाउन करता हूं। देखिए बच्चों, वान ठाप के तन विलयन सिद्धांत के अनुसार, वान ठाप के तन विलयन सिद्धांत के अनुसार एक तन विलयन में विलय के अणु वही कार्य करते हैं जो एक गैस में, जो एक गैस में गैस के अणु करते हैं। तो बच्चों ये वान ठाप ने तन विलयन से संबंधित अपना प्रिंसिपल दिया था। इसका मतलब क्या है, विलयन का परासरण दाब गैस के दाब के समरूप होता है। तो बच्चों इस पूरी कहानी को इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब बच्चों जब गैस आपको पढ़ाई जाती है तो उसमें आपको दो नियम बताए जाते हैं, हालांकि नियम अन्य भी हैं लेकिन दो नियम आपको बहुत ज्यादा समझाए जाते हैं, एक बाइल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम। बाइल का नियम और चार्ल्स का नियम। तो बच्चों वो नियम अगर आपको याद है, तैयार हैं, तो उसमें उसमें वान ठाप का नियम और जुड़ जाएगा और वही नियम अप्लाई हो जाएंगे किस पर, तन विलयन पर। किस पर अप्लाई हो जाएंगे, तन विलयन पर। और इनके नाम बच्चों हो जाते हैं बाइल वान ठाप नियम और चार्ल्स वान ठाप नियम। तो अब बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद ये दोनों नियम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब इसे साफ करते हैं और आपको बताते हैं बाइल वान ठाप नियम एंड चार्ल्स वान ठाप नियम।
देखिए बच्चों, while want have नियम, यानी कि बॉयल वांट ऑफ ला। इधर बच्चों आपको मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, चार्ल्स वांट ऑफ नियम, चार्ल्स वांट ऑफ ला। तो बच्चों जब आपको गैसियस रूल्स बताए जाते हैं तो उसमें बायल का नियम है। बायल का नियम अगर आपको याद हो तो इस तरह से था बच्चों, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों ये बॉयल का नियम है जो आपको गैसीय नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर जो नियम है उसका नाम है बायल बानठाप नियम। बायल बानठाप नियम, तो ये बच्चों बिल्कुल बायल नियम के ही संगत है। और ये नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है या उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको दोनों तरह से भी बच्चों कहा जाता है। स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है या उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, सांद्रता के बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बच्चों इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आता है, अर्थात परासरण दाब P अनुक्रमानुपाती C, जहां P है तन विलयन का परासरण दाब और C है तन विलयन की सांद्रता। क्या कांस्टेंट है बच्चों, ताप कांस्टेंट है स्थिर ताप पर। अब बच्चों चूंकि जो विलयन की सांद्रता होती है वो उसके आयतन के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता बच्चों आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अतः जब ये बात है तो हो जाएगा P अनुक्रमानुपाती C और व्युत्क्रमानुपाती V। इसको बच्चों दोनों तरह से रीड किया जाता है। इसको हम कहते हैं C अनुक्रमानुपाती 1/V या C व्युत्क्रमानुपाती V। अब जब व्युत्क्रमानुपाती शब्द बोलेंगे तो 1/V नहीं बोला जाएगा, ठीक है, चिन्ह वही है, बस पढ़ने के दो ढंग हैं इसके। तो P अनुक्रमानुपाती C व्युत्क्रमानुपाती V, या बच्चों इसको केवल ऐसे लिखते हैं P व्युत्क्रमानुपाती V। तो बच्चों ये है बायल बानठाप नियम। क्या है बच्चों, बायल बानठाप नियम। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इंटू V बराबर कांस्टेंट नीतांक। बच्चों इसको इस तरह से समझो, जैसे यहां लिखा है P अनुक्रमानुपाती 1/V। जब ये निशान हटाते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट हमें जरूर जोड़ना पड़ता है। मान लो मैंने कांस्टेंट जोड़ लिया K, तो K इंटू 1/V हो जाएगा। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे तो PV बराबर K, और K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है।
तो ये सारी बातें बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती हैं, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 12th में आ गए हो। तो ये अगर रिलेशन कहीं है तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया जाता है, जैसा जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ये था बाइल वान ठाप नियम। अब बच्चों चार्ल्स वान ठाप नियम को देखिए। चार्ल्स वान ठाप नियम क्या कहता है बच्चों? चार्ल्स वान ठाप नियम ये कहता है कि स्थिर आयतन या सांद्रता पर, स्थिर आयतन या सांद्रता पर किसी तन विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, इसको इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन या सांद्रता पर किसी तनु विलयन का, स्थिर आयतन या सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो बच्चों इस नियम का रहा स्टेटमेंट। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए। अर्थात कौन अनुक्रमानुपाती है? परासरण दाब यानी कि P किसके अनुक्रमानुपाती है? परम ताप के। परम ताप को किससे लिखते हैं? कैपिटल T से। और यहाँ क्या स्थिर है? स्थिर आयतन या सांद्रता पर, स्थिर आयतन या सांद्रता पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब बच्चों जब यहाँ हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बात निकल के ये आ जाएगी। अच्छा चलो पूरी बात देख लो। यहाँ एक नितांक हमें जोड़ना पड़ेगा। नितांक बच्चों मैंने मान लिया K। अब देखिए बच्चों, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P/T बराबर K इक्वल टू नितांक। पूरी बात ये हुई। अब बच्चों इसको इतना पूरा ना लिख करके केवल इतना लिख दिया जाएगा यहाँ पर P अनुक्रमानुपाती T, इसका मतलब है P/T बराबर नितांक, P/T बराबर नितांक। तो बच्चों ये तो हो गया आपका चार्ल्स वान ठाप नियम। अब बच्चों यहाँ एक जो समझने वाली बात है वो परम ताप। आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो समझ लीजिए। परम ताप को केल्विन में लिखा जाता है और जो सिंपल टेम्परेचर होता है उसको डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। यानी कि हम परम ताप के लिए क्या बनाते हैं? कैपिटल T, और सामान्य ताप के लिए यूज करते हैं स्मॉल t। ये बच्चों छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा जरूरत या आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बच्चों ये परम ताप लिखा जाता है केल्विन में, जिसके लिए कैपिटल K बनता है, और सामान्य ताप को डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। बच्चों केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? कैपिटल T बराबर स्मॉल t प्लस 273। जब सामान्य ताप में आप 273 जोड़ेंगे तो परम ताप निकलेगा। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है K बराबर C प्लस 273। तो इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों बाइल वान ठाप नियम, चार्ल्स वान ठाप नियम को एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं। बच्चों बाइल वान ठाप नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन बच्चों चार्ल्स वान ठाप नियम ये कहता है कि स्थिर आयतन या सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है।
इट मीन्स बाइल बानठाप नियम में P अनुक्रमानुपाती C या P व्युत्क्रमानुपाती V यानी कि आयतन होता है, जबकि चार्ल्स बानठाप नियम में P अनुक्रमानुपाती कैपिटल T यानी कि परमताप होता है, जो कि मैंने आपको ये अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, अब इसे साफ करते हैं और आपको ले जाते हैं विलियन समीकरण पर, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि विलियन समीकरण कब बताएंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों डाल लीजिए, तनु विलियनों के लिए वानठाप, तन विलियनों के लिए वानठाप समीकरण या बच्चों इसको क्या कहते हैं, केवल विलियन समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। ज्यादातर बच्चों इसको विलियन समीकरण ही कहा जाएगा, विलियन समीकरण यानी कि वांट हाफ इक्वेशन, वांट हाफ इक्वेशन for dilute solutions, want half equation for dilute solution। अब बच्चों जैसा आपने गैसीय समीकरण में पढ़ रखा है कि अगर हम बायल के नियम और चार्ल्स के नियम दोनों को आपस में मिक्स करा दें तो जो समीकरण बन जाती है उसको हम कहते हैं गैस समीकरण या गैसीय समीकरण। वही प्रोसेस बच्चों यहाँ अपनाएंगे। अभी जो दोनों नियम मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, बाइल बानठाप नियम और चार्ल्स बानठाप नियम, दोनों को आपस में कंबाइन करा देंगे, जिससे हमें फाइनल एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी और उसी समीकरण को हम कहते हैं विलियन समीकरण। तो देखिए बच्चों प्रोसेस किस तरह से करनी है। बाइल बानठाप के नियम से, वाइल बानठाप के नियम से क्या है बच्चों, P व्युत्क्रमानुपाती V, P व्युत्क्रमानुपाती V स्थिर ताप पर, इसे मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, चार्ल्स वांट हाफ के नियम से, चार्ल्स वानठाप के नियम से क्या है, परासरण दाब P अनुक्रमानुपाती परमताप कैपिटल T, स्थिर आयतन लिख दो या सांद्रता लिख दो, स्थिर आयतन पर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपका काम है समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करना। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर यानी कि मिलाने पर, तो बच्चों मिलाएंगे इसे, इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए, तो P के ऊपर चला जाएगा, T 1 के ऊपर चला जाएगा और यहाँ T का जो हर है वो 1 है, वो 1 चला जाएगा V के ऊपर। अब बच्चों ये मत समझना P के ऊपर चला गया तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर नहीं बच्चों, वो P ही रहेगा। तो हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी P अनुक्रमानुपाती, ऊपर T जाएगा T अपॉन V, इस तरह से हमें व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह रिमूव करेंगे तो एक नीतांक बच्चों यहाँ जोड़ा जाता है, और ये बच्चों सारी प्रोसेस हो रही है बिलियन के लिए, तन बिलियन के लिए, और बिलियन को हम सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो हम नीतांक जोड़ेंगे उसको एस नाम दिया जाएगा।
क्या नाम दिया जाएगा? एस। एस नाम दिया जाता है क्योंकि ये बिलियन से रिलेटेड व्यंजक है। तो देखिए बच्चों, या इसको लिखते हैं P इक्वल टू एस इंटू टी अपॉन वी। इसका मतलब हो गया अथवा P इंटू वी इक्वल टू एस इंटू टी। एक समीकरण निकल के आ गई, PV इक्वल टू एस इंटू टी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, जहां एस एक नियतांक है जिसे विलयन नियतांक या स्थिरांक, जिसे विलयन नियतांक कहते हैं। नियतांक या बच्चों स्थिरांक भी इसके लिए यूज करते हैं। स्थिरांक ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड, तो स्थिरांक ही दोनों जगह कर लीजिए। स्थिरांक, जहां s एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, और बच्चों इसका मान गैस स्थिरांक कैपिटल R के बराबर होता है। इसका मान गैस स्थिरांक कैपिटल R के बराबर होता है। अब कोई स्टूडेंट बताएगा गैस स्थिरांक कैपिटल R का मान कितना होता है? गैस करो बच्चों। 0.0821। अब मात्रक क्या होगा? लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। देखिए बच्चों, S इक्वल टू 0.0821। मात्रक क्या है इसका? लीटर वायुमंडल, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर ATM लिखते हैं, प्रति केल्विन यानी K इनवर्स, प्रति मोल यानी कि MOL माइनस 1 पावर। लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। पूरा मात्रक हिंदी में लिखें तो क्या लिख देंगे? 0.0821 लीटर वायुमंडल, लीटर इंटू वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, वैसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो ये विलयन स्थिरांक S का मान हो गया। अब बच्चों देखो, विलय के n मोलों के लिए, विलय के n मोलों के लिए बच्चों ये जो समीकरण निकल के आई है ये विलय के 1 मोल के लिए है, लेकिन अगर मोलों की संख्या n हो, स्मॉल n हो, तो इससे जो नया व्यंजक निकल के आता है उसका देखिए क्या हो जाता है। PV इक्वल टू NST। अगर विलय की मोलों की संख्या n है तो ये समीकरण परिवर्तित होके हो जाता है PV इक्वल टू NST। अब देखिए बच्चों, चूंकि मोल संख्या स्मॉल n, मात्रा बटे क्या होती है? अणुभार। मात्रा बटे अणुभार, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। अतः समीकरण फाइनली क्या हो जाएगी? PV इक्वल टू W बटे MST। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है जिसकी सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और इस पे डिपेंड एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसमें किस सिंबल की क्या
मीनिंग है ये अच्छे से आज समझ गए होंगे। P है पराशर दाब, B है आयतन, W है विलय की मात्रा, कैपिटल M है विलय का आधार, S है विलयन स्थिरांक, कैपिटल T है परम दाब। इस समीकरण को तनु विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण या विलयन समीकरण कहा जाता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो और ये समीकरण याद कर लो। PV इक्वल टू W/m/ST। तो ये थी बच्चों वांट हाफ समीकरण किसके लिए? तन विलयन के लिए, और जिसको प्रायः विलयन समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों इसको साफ करते हैं। अब बच्चों मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपको ये क्लियर करेंगे कि पराशर दाब के नियम कब लागू होंगे और कब लागू नहीं होंगे। पराशर दाब के नियमों का मतलब है बायल बार्न हाफ नियम, चार्ल्स बार्न हाफ नियम। तो बच्चों पराशर दाब के नियम तभी लागू होते हैं जब विलयन की सांद्रता कम होती है। विलयन की सांद्रता कम होती है, कहने का मतलब विलयन तनु होना चाहिए, और विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। तो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये आपको क्लियर कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं कि पराशर दाब के नियम आप कब अप्लाई करेंगे। पहली बात, विलयन की सांद्रता कम होनी चाहिए। दूसरी बात, विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। इसको आप पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए। पराशर दाब के नियम केवल तभी लागू होते हैं जबकि नंबर फर्स्ट, विलयन की सांद्रता कम होती है। विलयन की सांद्रता कम होती है। विलेय, नंबर सेकंड, विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होता है। विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर लास्ट में वही बात कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो सकती है मेरे द्वारा अपलोड किए गए इन लेक्चर वीडियोस से, तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।